नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में आज 3 तलाक बिल पेश होगा। केंद्र सरकार ने 3 तलाक विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया है। विधेयक में एक बार से 3 तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा में आज सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक और दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में विपक्ष ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संसदीय सत्र में उच्च सदन में अभी तक जो 14 विधेयक पारित किए गए हैं, उनमें से किसी को भी स्थायी समिति या प्रवर समिति में नहीं भेजा गया। राज्यसभा में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कानून पॉक्सो एक्ट को और सख्त बनाने के लिए पॉक्सो संशोधन विधेयक चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। विधेयक में बच्चों के बलात्कार को दोषियों तक फांसी की सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ ही बाल पोर्नोग्राफी पर जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ 10 सालों में देश में सांप्रदायिक तनाव में कमी आने का दावा किया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 में सांप्रदायिक घटनाओं के 823 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में इनकी संख्या घटकर 708 रह गई। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वर्ष 2009-2013 की तुलना में वर्ष 2014-18 के दौरान नक्सली हिंसा में 43% की कमी आई। रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2018 में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 60 रह गई, जिससे पता चलता है कि इसके भौगोलिक प्रसार में कमी आई है। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर एकजुट विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी कल लोकसभा में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में साफ किया कि कश्मीर देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा विषय है और इस पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने साफ किया कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए संविधान संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल का नाम बदलने से जुड़े तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा। लोकसभा ने अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जिसमें अनियमित जमाओं और पॉन्जी स्कीमों की बुराई को रोकने और ऐसी योजनाओं को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों से जुड़े इस विधेयक पर सभी दल एकमत हैं। सरकार ने राज्यसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक पेश किया। विधेयक ऋण समाधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और शेयरधारकों के हितों के बारे में अधिक स्पष्टता देने के उद्देश्य से लाया गया है। विधेयक के कारणों एवं उद्देश्यों के अनुसार मूल कानून में प्रस्तावित संशोधनों से आवेदनों को समय रहते स्वीकार किया जा सकेगा और नियमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को समय रहते पूरा किया जा सकेगा। राज्यसभा में दिल्ली को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से लिखे जाने पर आपत्ति जताते हुए विजय गोयल ने कहा कि अंग्रेजी में दिल्ली की बजाय दिल्ली लिखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन उन्होंने किया। इस पुस्तक को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और रविदत्त वाजपेयी ने लिखा है। पीएम मोदी ने देश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान में राजधानी दिल्ली में एक संग्रहालय बनेगा। इस संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्रियों को कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जो देश के आम जन के लिए काफी दिलचस्प होंगी। ये संग्रहालय नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में बनाया जा रहा है। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। चीनी के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला लिया गया है। 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक के लिए 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक बनाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अधिक उत्पादन और चीनी की कीमतों पर दबाव के बावजूद
गन्ने पर 275 रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया गया, जो पिछले साल के बराबर ही है। मोदी सरकार किसानों को उनकी लागत के कम से कम 150% कीमत देने की नीति को आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत गन्ने पर 275 रुपए FRP का ऐलान किया गया। कैबिनेट के एक अन्य फैसले में राज्य सरकारें सब्सिडी देने के लिए भी आधार उपयोग कर सके, इसके लिए आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के अन्य फैसलों में एक ही तरह के दो संस्थानों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ का और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के विलय का फैसला लिया गया। फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रावनकोर फैक्ट की खस्ता आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी 481 एकड़ भूमि केरल सरकार को बेचने का फैसला लिया गया है। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के खेमे में काफी जोश है। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता BS येदियुरप्पा कल दिन भर बैठकों में व्यस्त रहे। उन्होंने विधायकों के साथ बैठक करने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की और बेंगलुरु में RSS नेताओं से मुलाकात भी। भाजपा नेता येदियुरप्पा ने कहा कि वे राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त विधायक दल की बैठक और सरकार बनाने का दावा पेश हो सकता है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जल्द ही राज्य में पार्टी की सरकार बनेगी। नई सरकार बनने तक राज्यपाल के निर्देश पर कुमारस्वामी ही कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाली सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो राज्य में नई सरकार का इंतजार किए बगैर ही जनता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायकों की बैठक में भी ताजा हालात पर चर्चा हुई। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव का कहना है कि किसी भी बागी विधायक को वापस नहीं लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों ने कल नई दिल्ली में पब्लिक ट्राइब्यूनल के सामने अपने अनुभव साझा किए। पश्चिम बंगाल से आए 23 पीड़ित परिवारों ने ज्यूरी से न्याय की गुहार लगाई। पब्लिक ट्राइब्यूनल में वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सत्ता बचाए रखने के लिए वही रास्ता अपना रही हैं जिसका वो खुद शिकार रही हैं। ऑपरेशन विजय के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऑपरेशन विजय के तहत ही भारतीय सेना ने करगिल में दुश्मनों को खदेड़ा था। समारोह की थीम वीरों की शहादत को याद रखना, वीरता का जश्न मनाना और एक नई शुरुआत करने पर आधारित है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलों में चलाए गए संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ मिली। यहां लश्कर ए तैयबा के 5 लाख रुपए के एक इनामी आतंकवादी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता और नेताजी के पोते CK बोस ने दावा किया कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के बाद नेताजी बोस के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जापान को जानकारी है। रक्षा मंत्रालय के अंग इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर्स द्वारा नई दिल्ली में अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष युद्ध इन स्पेस एक्स का अभियान की जो आयोजन है, इस कार्यक्रम में DRDO, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि और कई विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। लालू प्रसाद के कभी बेहद करीबी रहे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 28 जुलाई को पटना में JDU में शामिल होंगे। फातमी ने ये बात बुधवार को लहरिया सराय के खाजा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकार से वार्ता में कही। हरियाणा के चुनावी खेल में पहली बार एंट्री ले रही स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राजधानी दिल्ली में कल शाम कुछ देर के लिए हुई बारिश से उमस से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली और बारिश और इसके बाद चली ठंडी हवाओं ने शाम का माहौल खुशनुमा कर दिया। राजधानी में आज भी हल्की फुहारें पड़ने की उम्मीद है। बिहार के कई शहरों में बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्यों में भारतीय वायुसेना के जवान जुटे हुए हैं। राज्य के 12 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति और गंभीर हो गई। राज्य की कई अहम नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से जारी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से राज्य के कई जिले प्रभावित हैं और लाखों लोग बाढ़ की त्रासदी झेलते हुए बेघर हो गए। बड़ी संख्या में घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष तम्मेनी सीताराम ने एक अभूतपूर्व कदम के तहत कल स्थापित नियमों के कथित उल्लंघन पर 3 समाचार चैनलों के प्रतिनिधियों के विधानसभा भवन में प्रवेश पर रोक लगा दी।
असम विधानसभा और स्थानीय निकायों में असम के लोगों के लिए सीटों की संख्या आरक्षित करने को लेकर फिर से गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक कल हुई, जहां सदस्यों ने समिति की शर्तों में बदलाव के सुझाव दिए ताकि मूल नागरिकों को जमीन के अधिकार देने की संभावनाओं पर चर्चा की जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्थित अनअधिकृत कॉलोनियों को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे केंद्र सरकार से सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कच्ची कॉलोनियों में उचित सड़कों को, रजिस्ट्रियों को सुनिश्चित करने का भी एक बहुत बड़ा मकसद है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पानी की समस्या का समाधान जल्द नहीं कर पा रही है तो लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राम जानकी मार्ग को विकसित करने का फैसला किया है। ये मार्ग प्रदेश में श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या से शुरू होकर बिहार होते हुए नेपाल में मां जानकी के जन्मस्थल जनकपुरी तक विकसित होगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल किया है। रियो ने अपने भाई झालियो रियो को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया। वह विधानसभा में उपाध्यक्ष थे। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ ने करगिल दिवस के अवसर पर 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। शहीदों की याद में इस मैराथन का आयोजन किया गया। एक हफ्ते तक करगिल विजय दिवस के जश्न का हर तबका इसमें शामिल हो रहा है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। रात 12:47 पर झटके महसूस किए गए। पंजाब कैबिनेट ने कल विभिन्न सभी वर्गों में पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। और फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। श्रावणी मेले के लिए शिव की नगरी देवघर है तैयार। शिव भक्तों को बुला रहे भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग के दर्शन से पूरी होती है हर मनोकामना। श्रावण मास में पधारिए बाबा धाम। 105 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा से मिलता है पुण्य अपार। मैं सभी देशवासियों से, राज्यवासियों से अपील करता हूं कि इस 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें मनोकामना लिंग से जाना जाता है, आप झारखंड पधारे, अध्यात्म नगरी देवघर पधारे और भगवान शिव की आराधना कर अपने मनोकामना को पूर्ण करें। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। अरे ये तो मेरी गर्भ निरोधक गोली है। तुझे पता भी है इनके बारे में? पता है दीदी, गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है गोली। मैंने ही बताया था। मेरा आइडिया है दीदी। याद करो उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो मैंने कहा था नए जमाने की गोलियां सबसे भरोसेमंद और असरदार है। बोला था कि नहीं? तुम लोगों ने मिलकर इतनी बातें कर ही ली हैं तो मेरे बताने के लिए बचा ही क्या? नए जमाने की गर्भ निरोधक गोली, इसकी सच्चाई को जानेंगे तो आप भी करोड़ों खुश परिवारों की तरह इसे ही मानेंगे। फैसला लिया है एक साथ। अरे सर मुझे नाम सर एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक के 2 निर्दलीय विधायक आर शंकर और नागेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोनों ने याचिका दाखिल कर तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। हालांकि फ्लोर टेस्ट मंगलवार को ही हो चुका है। बच्चों के साथ दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर दाखिल पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से सभी राज्यों के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से 10 दिनों में ब्यौरा देने के लिए कहा था। भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के रिमांड पर लंदन में सुनवाई होगी। हीरा व्यापारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांटेड अपराधी हैं।
दिल्ली की एक अदालत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुनवाई करेगी। दिल्ली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जुगाड़ नाम से चर्चित वाहनों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। जुगाड़ को विभिन्न वाहनों के अलग अलग पुर्जों से जोड़कर बनाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसे संबोधित भी करेंगी। डिजिटल संचार आयोग ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने की ट्राई की सिफारिश को मंजूरी दी। रिलायंस जियो को पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जुर्माने को मंजूरी दी गई है। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता बोर्ड ने निपटान पेशेवरों पर लागू होने वाले नियमों को कड़ा किया है। इसके तहत उनके रिश्तेदारों पर ऋण की समाधान प्रक्रिया के बाद कंपनी में नौकरी करने वालों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज ने भारत में अगले 5 साल में $50 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। कंपनी अपने परिचालन के विस्तार, विनिर्माण क्षमता को बेहतर करने और देश में और लोगों की नियुक्ति करने के लिए निवेश करेगी। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2019 में भारत 5 पायदान ऊपर चढ़कर 92वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूचकांक में पिछले साल भारत 97वें स्थान पर था। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में भारत की छलांग पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और देश में इनोवेशन के लिए बनाए गए माहौल के कारण संभव हो पाई है। सिंडिकेट बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 980.46 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। हालांकि ये इससे पहले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से कम है। बैंक का शुद्ध एनपीए 6% से घटकर 5% रहा। इंटरग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल ने संबंधित पक्ष लेन देन पर नई नीति को मंजूरी दी है। कंपनी के सह प्रवर्तकों के बीच कंपनी के संचालन के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच ये कदम उठाया गया है। प्रीमियम वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने भारतीयों को लुभाने के लिए 199 रुपए का मोबाइल ओनली प्लान पेश किया है। कंपनी ने अपने 3 मौजूदा प्लान को भी पुनर्गठित किया है। नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, जिले में प्रॉपर्टी के सर्कल रेट कम किए जाएंगे। इसके अलावा फ्लैट्स की फैसिलिटी पर लगने वाला 6% अधिभार भी खत्म होगा। 1 अगस्त से नए रेट्स लागू किए जाएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिलने के बाद बोरिस जॉनसन ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली। जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन 28 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ से बिना किसी किंतु और परंतु के 31 अक्टूबर को अलग हो जाएगा। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बन गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की ब्रेक्जिट रणनीति की मुखर आलोचकों में से एक प्रीति ने कल नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने डोमिनिक रॉब को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया। रॉब ने पिछले वर्ष थेरेसा मे की सरकार में ब्रेक्जिट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट की पहली नियुक्ति के तहत पूर्व गृह मंत्री साजिद जाविद को वित्त मंत्री बनाया। वो फिलिप हेमंड की जगह लेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने औपचारिक तौर पर अपना विदाई भाषण दिया। मे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा देने का अवसर दिए जाने के लिए आभार जताया और अपने उत्तराधिकारी बोरिस जॉनसन को शुभकामनाएं भी दी। अमेरिकी नियामकों ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सूचनाओं की निजता संबंधी कानून के उल्लंघन के मामले में रिकॉर्ड $5 अरब का जुर्माना फेसबुक पर लगाया। कंपनी के कारोबार परिचालन पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और उसे अपने लिए एक संशोधित कॉर्पोरेट ढांचे की रूपरेखा सौंपने के लिए कहा गया। ईरान द्वारा जब्त किए गए ब्रिटेन के तेल टैंकर के चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। चालक दल के सदस्यों में 18 भारतीय हैं। हरमुज की खाड़ी में स्टेना एम्पेरो और इसके चालक दल के सदस्यों को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 5 दिन पहले हिरासत में ले लिया था। ईरान द्वारा जब्त ब्रिटिश टैंकर के चालक दल के सदस्यों में शुमार 18 भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के प्रयासों में तेजी लाते हुए भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में ईरानी राजदूत अली चेगेनी से मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि पाकिस्तान में करीब 30 से 40 हजार आतंकी हैं जिन्हें अफगानिस्तान के किसी हिस्से में प्रशिक्षण मिला है। 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंचे खान ने अमेरिकी सांसदों के समक्ष स्वीकार किया कि पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने अमेरिका को इस मामले में सच नहीं बताया। इमरान खान ने कहा कि उनकी पहली सरकार है जिसने आतंकी समूहों को निरस्त करना शुरू किया। सरकार ने आतंकियों के संस्थानों और मदरसों का नियंत्रण अपने हाथों में लिया है। वहीं सरकार की ओर से ये नए प्रशासक भी नियुक्त किए गए हैं।
पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इमरान खान आदतन झूठे और आतंकवादियों के हिमायती हैं और उन्होंने अमेरिका की यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की पूरी कोशिश अपनी ओर से की। पाकिस्तान के गुजरावाला की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने कल मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दवा प्रमुख हाफिज सईद को न्यायिक हिरासत के जो दिन थे वो 14 दिन के लिए और बढ़ा दिए हैं। इमरान खान के सत्ता में आने के करीब 1 साल के बाद वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया 30% तक टूट गया। महंगाई की दर करीबन 9% पर है और इसके कभी भी और बढ़ने की आशंका है। श्रीलंका में आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख रवि सेनिवर्तने ने कहा कि ईस्टर के मौके पर हुए हमले को इस्लामिक स्टेट से प्रेरित स्थानीय आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, लेकिन उनका इस संगठन से कोई संबंध नहीं। ईस्टर मामले में 258 लोगों की मौत हो गई थी। एफबीआई के पूर्व निदेशक रॉबर्ट मूलर ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित भूमिका की जांच में बाधा डालने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को दोषमुक्त बताया गया है। हालांकि इस जांच पर कांग्रेस के समक्ष अपनी पहली गवाही में उन्होंने ट्रंप को किसी अपराध का आरोपी बनाने से इनकार कर दिया था। सीरिया में सरकार और उसके रूसी सहयोगी द्वारा की गई बमबारी में 20 नागरिक मारे गए। रूस के हवाई हमलों में इदलिब प्रांत के खान शेखुन में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। जापान ओपन के महिला एकल में पीवी सिंधु अंतिम 16 का मुकाबला खेलेंगी। सिंधु का सामना जापान की आया ओहारी से होगा। इससे पहले उन्होंने अपने पहले मुकाबले में चीन के हैन यू को 21-9, 21-17 से पराजित किया। शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के एचएस प्रणॉय भी आज पुरुष एकल में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। प्रणॉय का सामना डेनमार्क के रॉसमस गेमके के साथ होगा। प्रतियोगिता के अपने मुकाबले में प्रणॉय ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत को एक मुकाबले में 20 से मात दी। पुरुष युगल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज, रानिका रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना अंतिम 16 में चीन के हुआंगकाई जियांगलिू चैंग की जोड़ी से होगा। भारतीय जोड़ी ने बुधवार को इंग्लैंड के मार्क्स एलिस और क्रिस लैंग्वेज की जोड़ी को 21-16, 21-17 से शिकस्त दी। लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र 4 दिवसीय टेस्ट के पहले ही दिन आयरलैंड ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को सिर्फ 23.4 ओवरों में 85 रनों पर ढेर कर दिया। आयरलैंड की तरफ से टिम मुटार्ग ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 रन देकर 5 विकेट चटकाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत को लेकर काफी उत्सुक हैं। कोहली ने कहा, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए काफी सही समय पर हो रहा है। भले ही आप द्विपक्षीय सीरीज खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब और महत्व काफी ज्यादा होगा। भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति ने बीसीसीआई के लोकपाल को राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच WUB रमन की नियुक्ति की समीक्षा करने के लिए कहा है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज रमन को पिछले साल दिसंबर में पूर्व क्रिकेटरों की समिति ने विवादास्पद हालत में नियुक्त किया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जॉन टी रोड्स ने भारतीय क्रिकेट टीम की फील्डिंग कोच के पद के लिए आवेदन किया है। वे इस पद के लिए आवेदन करने वाले सबसे हाई प्रोफाइल आवेदकों में से एक हैं। भारत की मोनिका ने इंडोनेशिया में चल रहे प्रेसिडेंट्स कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट के 48 किलोग्राम वर्ग में प्रवेश कर लिया। जमुना बोरो 54 किलो वर्ग श्रेणी की सेमीफाइनल में पहुंच गई। पुरुषों में नीरज स्वामी ने और दिनेश डागर ने 69 किलो वर्ग की श्रेणी के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के कर लिए। मालविका बंसौड़ और मेसनाम मेहराबा ने कल चीन के सुझोउ में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में जीत के साथ शुरुआत की। दुनिया के 14वें नंबर के जूनियर खिलाड़ी मेहराबा ने कोरिया के सैंग योंग पार्क को मात दी। वहीं मालविका ने वियतनाम की आन थू वू को हराया। प्रो कबड्डी टीम यूपी योद्धा जो है उसमें पूर्व क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ गौतम गंभीर को टूर्नामेंट के 7वें सत्र के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टीम ने इसके लिए खास प्रोमो भी तैयार किया। प्रजनेश गुणेश्वरन ATP 250 एटलांटा ओपन के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के क्वालिफायर सोनूबू क्वॉन को खिलाफ हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारतीय टीम के सदस्य हरमीत देसाई मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग शुरू होने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक आने से अब ये खेल लोकप्रिय हो रहा है। टाटा मुंबई मैराथन के 17वें सत्र का आयोजन 19 जनवरी 2020 को किया जाएगा। दौड़ के आयोजकों ने कल ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल चौधरी विद्यासागर राव को मैराथन के पहले प्रतिभागी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। जेम्स बॉन्ड की 2 फिल्मों में
फेलिक्स लेटर का किरदार निभाने वाले एक्टर डेविड हेडसन का निधन हो गया। वह 92 साल के थे। प्रियंका चोपड़ा जोनस की अगली फिल्म द स्काई इज पिंक का फर्स्ट लुक दर्शकों के सामने आ गया। श्रीलंका के महान क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर तमिल में फिल्म बनेगी, जिसमें मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति उनका किरदार निभाएंगे। फिल्म का निर्माण DR मोशन पिक्चर्स करेगा और इसका निर्देशन MS श्रीपति करेंगे। महाराष्ट्र में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के मौके पर रिलीज होगी। महाराष्ट्र के 500 स्थानों पर यह फिल्म दिखाई जाएगी। और सुपर 30 पर लगातार जो आनंद है वो लगातार तारीफों के पुल उन पर बांधे जा रहे हैं और अब वो दिल्ली के स्कूल्स में आकर भी IIT को लेकर कोचिंग दे